कोपरगांव और संगमनेर के गहराइयों से सींचे ये मोती अपने हैं। सामने बैठे हौसलों की उड़ान करने वाले विद्यार्थियों के मन में कई सपने हैं। इन सपनों को मुकाम तक पहुंचाने आज की शाम आई है। इस मंच पे पहली बार कॉफी विद अलुमनाई ये अनोखी श्रृंखला लाई है। थैंक यू सो मच। मेरे दादी इंटेंटली सुन रही, बाकी और कोई सुने ना सुने वो देख ले रहा है, हो रहा है ना। इस कॉफी के कुछ घूंट कड़वे होंगे, बैठ के मजा लीजिएगा। पूरा होने पर ही अपनी विशेष टिप्पणियां दीजिएगा। मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, इसलिए कि आप शांति से इन्हें ही सुनेंगे। जवानी का जोश है, मल्टीपल चैट विंडोज में पता नहीं किसे किसे अपना कहेंगे। यहाँ भारी मात्रा में अनुभव के बोल सुनाई देंगे, उन्हें बाद में घर जाके तोलिएगा। आप सबसे ये दरख्वास्त है कि कुछ देर के लिए अपने दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल दीजिएगा। गिरीश बाबू एंड शेखर बाबू, आप दोनों से हम जानना चाहेंगे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट लाउटी? काफी देर के बाद बोलने को मिला, इसलिए थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले जय श्री कृष्ण बोला तो मैं रिप्लाई में बोल रहा हूँ JS के, क्योंकि जैसे आपको लग रहा है मैं बहुत पुराने जमाने का हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके ही जमाने का हूँ। तो लाउटी हॉस्टल का एक्सपीरियंस अगर इन्होंने पूछा तो मेरा आंसर यही रहेगा कि वॉट एवर आई लर्न, वॉट एवर आई एम डूइंग, आई जस्ट लर्न फ्रॉम लाउटी हॉस्टल। जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हुआ लायंस क्लब का, तो वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिक्स होता है, इलेक्शन होता है, वह भी मैंने हॉस्टल में सीखा। सॉलिड पॉलिटिक्स होता था, अभी होता है क्या? मैंने तब से चालू है और उसके पहले ही चालू था। और दूसरी बात, बिजनेस में जो कुछ हमने हासिल किया है, इधर मेरा छोटा भाई आशीष, वो भी यहाँ पे GS था, मैं भी, तो वो यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख रहा है। तो जो भी हमने हासिल किया वह भी बिकॉज ऑफ लाउटी हॉस्टल, क्योंकि जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन हम संभालते तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोगों को संभालना। पीपल, यू हैव टू इंटरेक्शन विद पीपल एंड पीपल रन योर बिजनेस, यू हैव टू ऑब्जर्व। तो लोगों के साथ कैसे बोलना, नेटवर्किंग कैसे करना, नए नए फ्रेंड्स कैसे बनाना, ये सब हमने लाउटी हॉस्टल में सीखा। और आज ये जो एलुमिनाई का जो फंक्शन है, इसके लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपसे बात करने का मौका इन्होंने हमें दिया, फिर लक्ष्मीकांत होगा सब। और यहाँ आने के बाद एक वापस हॉस्टल लाइफ के फ्लैशबैक में हम चले गए। विनय जी ने हमें और निकुल ने एक स्काइप पर हमने बातचीत की, तब पुराने ज़माने में मैं चला गया था। और बाद में होने के बाद मैं घर पे गया तो सुनीता ने, मेरी वाइफ, उसने हाय किया तो मेरा ध्यान भी नहीं था, बिकॉज मैं लाउटी हॉस्टल के पूरे इसमें चला गया था फ्लैशबैक में। अरबी HR मुझे एकदम ध्यान में नहीं आया, क्योंकि हम उसे राबा हरा और कुछ लोग उसे हरा भरा कहते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस था। तो धीरे धीरे और बातें हम बताएंगे, तब तक अभी शेखर भाऊ को हम बोलने का। जय श्री कृष्ण। थैंक यू गिरीश, चांस दिया। तो दोस्तों,
5 साल जो हॉस्टल के थे, एक्चुअली गिरीश ने सही बोला कि उसका अभी तक के लाइफ में बहुत ज़बरदस्त उसका बेनिफिट हमको हुआ है। सभी एंगल से आप बोल सकते हो, मतलब जितनी मस्ती करनी थी वो भी की, पॉलिटिक्स जैसा इसने बताया वो भी जोर से किया, और ये 5 साल में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पॉलिटिक्स किया तो मैं कभी जीएस नहीं बन पाया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं खड़ा रहा तो गिर जाऊंगा, मैं दूसरे को खड़ा करके उसको चुन के ला सकता हूँ। तो और भाई जो 5 साल में बहुत कुछ जो हमने सीखा है, गिरीश भी सहमत होगा मेरे से कि दुर्गा बाबू का रोल बहुत बड़ा था जो आज नहीं है हमारे बीच। जितने वो स्ट्रिक्ट थे उतने वो गाइड भी करते थे, वापस संभाल के भी लेते थे। और उसके बाद सुशीला भाभी जैसे राभा हरा को संभालना है तो पहले उनको संभालना पड़ता। तो सब ऐसे है, अभी जैसे सवाल आएंगे वैसे खुल के जवाब जरूर देंगे, लेकिन जो कुछ भी हम आज यहाँ पे है, जो भी मुकाम पे है, वो लाहौटी हॉस्टल और जो 5 साल हमने बिताया उसकी वजह से। के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि ये बोले कि ही वॉज वेरी पॉलिटिकल पर्सन, तो जीएस का इलेक्शन होता था तब इससे मीठी मीठी बातें हमें करनी पड़ती थी, और इसे हम प्यार से शेखर क्या बोलते थे, पाटिल, तो कोपरगांव का था पाटिल जैसे ऐसे लगता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वो लास्ट ईयर में थे, तब हम हॉस्टल में लास्ट ईयर में रहते, तब हमारी मस्ती वगैरह चालू रहती है, लेकिन सेम टाइम ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन पुणे। पुणे में बिजनेस शुरू करना, वो भी कॉलेज के लास्ट ईयर में, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो उन्होंने मिल्क का बिजनेस तब चालू किया था, और वो रूम बंद रहता था और वो किसको आने नहीं देता था। फिर हम बोलते थे यार इसने बंद क्यों करके लिया खुद को, वो पहले आउट नहीं करना चाहता था, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉलिटिकल था ना। और फिर धीरे धीरे हमें समझा, और उन्होंने मिल्क एजेंसी, फिर उसके बाद वाटर का मैन्युफैक्चरिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट। तो हॉस्टल में रहते समय बिजनेस शुरू करना ये बहुत रेयर दिखता है, ये हमने शेखर भैया के इसमें देखा। तो एक बार जोरदार ताली है। शेखर भाऊ के मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात अगर छिड़ी गई है, सो वुड यू लाइक टू शेयर हाउ यू मेड इट पॉसिबल? हम दोनों में एक फर्क है, मैंने 0 में से एक विश्व खड़ा किया है, इसने एक विश्व में से दूसरा विश्व खड़ा किया है। तो लास्ट ईयर था हॉस्टल का, और वो मिल्क के पहले मैं कुछ स्टोरी बताना चाहता हूँ आपको। हम पढ़ाई तो करते ही नहीं थे, सवाल ही नहीं था, रियलिटी है, पढ़ाई नहीं, और जितने भी आप लोग आदत बोल सकते सभी थी हमको। तो लास्ट ईयर के पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, एमबीए कर रहा था, तो मैंने कॉलेज में सेटिंग लगाई और क्वेश्चन पेपर मैंने मेरे रूम में मंगाया, यहीं पे लिखा और वहां पे जाके सबमिट किया। तो ये सब देखा पिताजी ने, और मुझे बोला कि अभी तेरे को धंधे पे लगाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कोपरगांव का गोदावरी मिल्क करके है, वो सीधा जैसे ही मेरा एजुकेशन खत्म हुआ, मतलब गैदरिंग खत्म हुआ, नेक्स्ट डे नैनेश्वर पादुका चौक में गाड़ी खड़ी थी, तब तक ऑफिस नहीं, कुछ नहीं,
कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दूध कैसे बेचना है, कुछ भी पता नहीं। लेकिन मेरे दोस्त थे 5-6 जो हॉस्टल में थे, उन्होंने बहुत साथ दी मुझे। आज भी हम लोग साथ में रहते हैं हर एक इसमें। इसने उसका जिक्र किया सत्ते पे सत्ता, तो 7 लोगों का इसलिए वो सत्ते पे सत्ता, आपको सट्टा पे सट्टा लगाएंगे। तो सत्ते पे सत्ता था। और दूध में फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया और 5,000 रुपए से मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया हुआ है। मैंने कभी घर से पैसे नहीं लिए और उसमें से ये सब यहाँ तक आया हूँ। फाइनल ईयर में हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, इन्होंने बिजनेस भी शुरू किया। और एक बात की मैं बता दूँ आपको, हमारा पहले हॉस्टल प्रैक्टिस होती थी गैदरिंग में, तो वही एक मौका था हम लेडीज हॉस्टल जा पाए। तो उस टाइम में जो जीएस रहता था उससे हम प्यार से बोलते थे कि भाई लेके चल हम उधर। तो उधर एक ड्रामा बैठाया था हमने और उसका मैं एक हीरो था और एक हीरो था और 2 हीरोइन थी और ये डायरेक्टर था। मतलब ड्रामा का डायरेक्टर नहीं था वो, मूवी का जो ड्रामा का जो सब्जेक्ट था वो था कि सिनेमा, तो उसका ये डायरेक्टर इसको बनाया गया था। तो एट ए टाइम एक काम नहीं करता ना, 2 काम करता है। तो उसमें जो हीरोइन थी उस पर भी उसने सेटिंग की। और आपको झूठ लगेगा मैं बोलता हूँ वो हीरोइन इधर ही है, खड़ा रहिए। और वो उन्हीं की बीवी है, ठीक है। ड्रामा कैसे किया उसके आगे का बताता हूँ। पहले इसको देख लिया, उसके बाद इसी पूरी फाइनल। अब वो नंबर बढ़ते रहता है, लेकिन असली नंबर 21 लड़कियां देखी बाद में, मैंने बाद में भी रुका नहीं और फिर फाइनली वापस इनके साथ शादी की। और इतने मल्टी फंक्शनल जबरदस्त थे। भाव ने ये तो मेंशन कर लिया कि एमबीए के पेपर्स ये हॉस्टल में बैठ के लिखते थे। गिरीश भाऊ, आपसे ये सवाल है कि हॉस्टल में पेपर रहने के बाद भी आपको 40 मार्क ही क्यों आए उस? वो इंजीनियरिंग था, उनका अलग था। और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करनी पड़ती है, अदरवाइज यू कैन नॉट पास। बराबर है? और इसने पढ़ाई की, लेकिन एक उतनी लिमिट तक पढ़ाई होती थी कि 40 मार्क मिले, क्योंकि उससे ज्यादा मिलते भी नहीं थे। तो इसलिए वो सब जमकर आ गया और इंजीनियर लाइक यू 4 साल में, मतलब कोई बोलते हैं ना कि ये डिस्टिंक्शन हुआ, ये फर्स्ट क्लास हुआ, तो हमें पूछा तो हम बोलते हैं 4 साल में हो गए। वन ऑफ द बेस्ट। कनेक्ट्स रियली वेल। इनके और भी कुछ किस्से हैं। गर्ल्स हॉस्टल का बात इन्होंने किया था, तो तब भी कोएड ट्रिप होती थी। बस हमारी एक कुछ बीच की बैच की जो बदनसीब लोग थे ऐसे ही बैठे, क्योंकि हमारी कोएड ट्रिप थी। तो ट्रिप से लेके गैदरिंग तक वो इंटरेक्शन कैसे होता था, और हॉस्टल्स में आपके गर्लफ्रेंड्स वगैरह कुछ? मैंने बोला ठीक है, फाइनल तो मैं ही हुई। एक्चुअली पढ़ाई न होने का रीजन ही वही था। वो टाइम पे सब, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जो हम करते नहीं थे। और वहाँ पे वो टाइम पे आज के जैसा था नहीं, मतलब वहाँ भाभी हाथ भी नहीं लगाने देते, मतलब अलाउ नहीं करते थे। आप इसको भी पूछो, डांस भी करना है या ऐसा चेंज का गैप होना चाहिए? हाँ, रुमाल पकड़ो, नहीं तो ऐसा हाथ तो बिल्कुल, मतलब सवाल ही नहीं।
So you guys are lucky तो now. ऐसे में मैंने वो हीरोइन कैसे निकाली मुझे मालूम है। और वो टाइम पे ना मतलब कोई लड़की को अगर पीछे बिठाओ और बाहर लेके जाओ खाना खिलाओ तो वहाँ तब अफेयर बोलते थे उसको। तो ऐसे 2-3 थे। बस 2-3. That's it. एक्चुअली ट्रिप का महत्व क्या था मैं बताता हूँ। ये ट्रिप पहले निकलती थी अगस्त में, और जो गेट टुगेदर होता था, गैदरिंग उसे हम कहते हैं, वो होता था जनवरी में। यानी ट्रिप जो मौसम था, जैसे जुलाई अगस्त नया नया कॉलेज शुरू होता है, फिर ध्यान रखता है कि क्या क्या उधर हलचल हो रही है। तो ये इसके लिए उसे महत्व था कि जब हम ट्रिप जाते थे तो फिर क्या क्या नया क्या क्या है, मतलब वहाँ पे जो हम जहाँ पे जाते थे तुम यार बात नहीं आई, स्लिप हो रहे हो तुम। मैंने प्लेसेस बोल रहा हूँ। तो हम लोग मालूमात करके रखते थे, और फिर जैसे ही जनवरी का गैदरिंग आएगा तो फिर हम वहाँ के जो दूध भाभी थे, अभी है क्या वो, हाँ, तो फिर तब फैशन शो रहता था हमारा गैदरिंग में, तब फिर उसके लिए किसको लिया जाए वो हम ट्रिप में देखते थे। ये हमारा प्रामाणिक प्रयत्न था। Sincere. और गैदरिंग में बड़ी धामधूम होती थी। आपको मालूम है कि पहले प्रैक्टिस में धामधूम होती थी, फिर वहाँ पे लेडीज हॉस्टल पर टामटूम होता था, बाद में सामसुम होती थी, और उसके बाद ये सामसुम हमें अच्छी नहीं लगती थी, फिर इसलिए हम कुछ तो भी कमेटी क्या बोलते हैं उसको, एक मीटिंग लेते थे कि कैसे हुआ क्या हुआ, अरोरा टावर्स वगैरह, तब उधर हम जाके फिर वो एक दूसरे को मिलने का बहाना था। तो इस प्रकार ये ट्रिप और गैदरिंग, इसको हमारे जीवन में बहुत महत्व था। और इसके साथ साथ गिरीश बाबू GS भी बने, सो वी नो। तो कोई GS बन जाता है, गैदरिंग संभाल लेता है, कोई गैदरिंग के अंदर हीरोइन को संभाल लेता है, राइट? जब गैदरिंग हुआ ही है तो वहां पर कुछ बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड्स बढ़ते हैं, राइट? दिस गाय आउट हियर, ये रेस्टिकेट हुए और उसी साल बेस्ट स्टूडेंट भी बने। How did you make it possible? नहीं, वो TY BCom का लास्ट ईयर जैसा समय था। उसके बाद बेस्ट स्टूडेंट के बाद भी मैं 2 साल रहा हूँ। तो मस्ती बहुत करते थे। पकड़े गए, फिर भाव ने रेस्टिकेट कर दिया। रेस्टिकेट किया, बोला कल के कल खाली करो। फिर भाव के यहाँ जाके बैठना, 1 घंटा 2 घंटा जैसा वो बोले हाँ करना, वापस दूसरे दिन जाना, जब तक मानते नहीं। फिर उनको मैंने बोला कि भाव गलती हो गई है, एक चांस दो मुझे। भाव बोले ठीक है, वापस लेता हूँ, नहीं तो मैं घर वालों को बुलाने वाला था, ये वो सब। सीरियसली मैंने वो साल बहुत अच्छा ये किया, कोशिश की, और फिर वही साल मैंने बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड लिया। गैदरिंग की बात थोड़ी सी जैसा अभी इसने बताया, तो एक्टिंग का बहुत शौक था मेरे को पहले से, और 3 साल मैं बेस्ट एक्टर करके था गैदरिंग में। तो ये लक्ष्मीकांत ने लाई थी वो स्क्रिप्ट, सिनेमा मैं उसको बहुत पीछे लगा, मेरे को हीरो का रोल दे, तो उसको मैंने बोला तेरे को डायरेक्टर का ही रोल करना है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर मैंने वो सीन में हीरोइन थप्पड़ लगा दी, हीरो को एक सीन ऐड किया। थप्पड़ मारी थी उसको, तो हो गया काम अपना। मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत भाऊ, सुशीला भाभी, अतुल भाऊ, इन्होंने जो रेस्टिकेट होने वाले थे या हुए थे, उनको ही पहले चांस दिया है।
क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। मैं जब जीएस था तब अतुल भाऊ जो अपने थे वो नए नए कमेटी पे आए थे, नया जोश था उन्होंने और मैं भी जीएस था, मेरे में भी जोश था। और गैदरिंग जब था तब हमारा लक्ष्मीकांत भाऊ, उसको एक कव्वाली गाणी थी, वो हॉस्टेल में नाही था, तो बोला मला कव्वाली गायची आणि सगळ्या मुलींसमोर। उसको लगता था वो बहुत अच्छी गाता है। और फिर हमने डिसाइड किया कि ऑर्केस्ट्रा किया जाए, ऑर्केस्ट्रा एक बाहर से ऑर्केस्ट्रा लाया जाए और उसमें ऐसे ये वहाँ का कलाकार है ऐसा ही उसको इंट्रोड्यूस करना, ऐसा प्लान किया। और फिर उसका बजट सैंक्शन करना था, गैदरिंग का तो बजट लगता है। फिर अतुल भाऊ बोले कि नहीं हे असं काही होणार नाही, तुम्हाला काही परवानगी नहीं। हम नया जो हम में भी था ये कर डाला हमने। बाद में जब हिसाब सबमिशन की बात आई तो अतुल भाई बोले कि तुला हे हिशोब होणारच नाही। फिर हमने बोला अरे हमने कॉन्ट्रीब्यूशन केलेलं आहे, आम्हाला काय प्रॉब्लेम है। तो थोड़े उसमें बात हो गई क्योंकि 2 ही महीने रहे थे। और फिर अतुल भाऊ को गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने दुर्गा भाऊ के पास गए, वो भी फिर अकेले नहीं गए, सुशीला भाभी को लेके गए, निर्मला भाभी, ज्ञाति भाभी, जो भी भाभी भाऊ थे सबको लेके गए। फिर उधर मेरे रूम के ऊपर ऐसा बोर्ड भी लगाया रस्टिकेट। फिर मैं गया उधर दुर्गा भाऊ के पास, मुझे बुलाया गया। फिर दुर्गा भाऊ ने मेरी बात पूरी सुन के ली, इनकी भी बात सुन के ली। फिर इनको बोला ठीक है मैं एक्शन लेता हूँ। फिर ये गए, मैं उधर ही बैठा था। बाद में फिर उन्होंने आवाज दिया अंदर, अरे एक कॉफी लाओ। और फिर हमने कॉफी भी पी। फिर बोले कि अभी ऐसा करते हैं, तुझे मैं रस्टिकेट ही करने वाला था लेकिन चल 2 ही महीने बाकी है, तू अच्छी तरह से रहे लेकिन वापस ऐसी गलती मत कर। और इसलिए मैं वापस कैरी ऑन हो गया। फिर मैंने 4 साल पहले अतुल भाऊ को पूछा यार इतनी बड़ी एक्शन क्यों ली मेरे साथ। तो बोले नहीं वो मैंने सीन बनाया था ताकि तुझे भी लगे कुछ तो भी हुआ। और मैंने दुर्गा भाऊ को बोला था कि इतनी बड़ी एक्शन मत करो, इसको वापस ले लो। तो 4 साल पहले मुझे समझा, नहीं तो मुझे लगा था अपन ने बहुत बड़ी मैच जीती। ऐसे किससे हुए वो जीएस ऐसे ही थोड़ी बनते हैं, क्यों जीएस तो इनके और भी कुछ बढ़िया किस्से हैं। शेखर भाऊ से पूछेंगे कि आजकल वो गाड़ियों को कट क्यों नहीं मारते, गाड़ी को कट क्यों नहीं मारते। दो बातें हैं उसमें। थोड़ा ज्यादा ही डेयरिंग था तब हॉस्टल में, पहले से नेचर थोड़ा एग्रेसिव था एकदम, कहीं पे भी बैठ जाने का, किसको छोड़ने का नहीं है ऐसा किसने। तो एक किस्सा, बहुत बड़ा किस्सा हुआ, मतलब छोटे मोटे तो काफी हुए, लेकिन एक किस्सा हुआ कि मैं और एक मेरा दोस्त था मनोज शाह, तो हम लोग एफसी रोड से आ रहे थे और 2 व्हीलर पे थे और एक गाड़ी जा रही थी, उसने थोड़ा हमको ये किया तो हमने उसको रोका। और रोकने के बाद उसको उतारा नीचे गाड़ी से और थोड़ा पीटना शुरू किया उसको। नहीं, बहुत बड़ा किस्सा है, उससे मैंने बहुत सीखा है लाइफ में। तो वो उतरा नीचे और पान टपरी पे गया, वहाँ से वो चक्कू लाया। फिर पान टपरी वाले ने रोका, बोला आप कहाँ रहते हो, मैं हॉस्टल में रहते हैं। आप जाओ मैं आता हूँ, बताता हूँ आपको क्या है। तो उनको भी संभाला उसने, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तो वो टाइम पे मैनी करके एक नाम का दादा था बहुत बड़ा, वो था वो बहुत बड़ा, मतलब फिर वो लोग आए हमारे पास, उन्हें एक तो आपको पूना छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो उससे माफी मांगनी पड़ेगी, ये 2 ही रास्ते आपके पास। तो वो आने वाला है, बोले अभी थोड़ी देर में आएगा इधर हॉस्टल पे। फिर अभी करने का क्या, तो डेयरिंग तो थी तभी भी, तो ना एक काम करते उनके पास चलते अपन।
मतलब कुछ करना नहीं था, लेकिन जाएंगे अपन, क्योंकि वो आएगा इधर सब बेइज्जती हो जाएगी, अपन ही चलते हैं। फिर हम दोनों गए, बहुत बड़ा क्लब था उसका, और वो क्लब में 3rd फ्लोर पे गए, वहाँ बैठता था वो, उसका रूम था। बोला बैठो उधर, बैठा वो, बोले तुम्हारी डेयरिंग है यार, तुम इधर तक आ गए। बोला नहीं यार, हम आए कि हमको लगा कि हमारा गलती हो गया है। हमने बाकी कुछ स्टोरी बोला नहीं उनको कि हमको मालूम पड़ गया आप कौन है क्या है। वो बोला जहाँ बैठे हो ना, उठो, बोले वो गद्दी उठाओ। हमने गद्दी उठाया तो तलवार, गन सब उसमें। डर गए हम लोग, बहुत डर गए। बोले बैठो अभी। तो बोले कि अभी तो तुम आप आ गए हो यहाँ पे, तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन इसके आगे थोड़ा ध्यान रखना। तुम बहुत, मतलब तुमको लगता है कि हॉस्टल में रहते हो, लेकिन बाहर बहुत अलग है दुनिया, तो जरा संभाल के रहना। वो सीख हमने जरूर ली। कहीं पे भी ज़्यादा मस्ती करनी, गलती किसकी है वो बाद में ये होता है, लेकिन वो टाइम पे वो सिचुएशन को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि इनको पाटिल बोलते थे तो इन्होंने ये झगड़े करके आ गए। हमारे नाना भी कुछ कम नहीं है। मैं वही सोच रहा था, जब मैं महेश मालपानी, लक्ष्मीकांत महेश मालपानी, हम हॉस्टल के कट्टे पे बैठते थे शाम को। तब कट्टे पे बैठ सकते थे क्योंकि सिर्फ जेंट्स हॉस्टल था तब। अभी शायद नहीं, बैठते नहीं होंगे आप लोग। इकट्ठा ही नहीं है, कट्टा ही निकल गया, उधर हॉस्टल आ गए। तो उधर हम खड़े रहते थे, और तब एक किताब मिलती थी, 2 महीने में कराटे सीखे, ऐसा ब्रूस ली का फोटो वीटो रहता था उसमें। तो वो पढ़ के जरा थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, और ऐसे हम बैठे थे। उतने में 2 मोटरसाइकिल वाले आए, डबल सीट, और कुछ तो भी मुझे बोला उसने। तो मैं भी गया जोश में, वो किताब पढ़ी हुई थी मैंने, और मैंने ऐसा पढ़ा था कि ऐसा कुछ होता है तो डायरेक्ट उसके आँख पे मारने का, ऐसा जोर में। तो मैंने वो सुना था, और वो सामने वाला बधिर हो जाता है, ऐसा मैंने वो पढ़ा था, और मैं मौका ही देख रहा था ऐसा कब होता है। और वो हुआ, और मैंने जोरदार मारा उसको, उसके आंखों से आने लगा खून। मुझे लगा दोनों ही जन है, और वो मोटरसाइकिल पर चले गए, और उन्होंने एक आइडिया किया, जाते समय मेरे बाइक की चाबी लेके गए। मुझे इतना सीरियसनेस नहीं था, मैं गेट पर बैठा था, मैं था, आशीष भी था उधर, और मेरा एक छोटा भाई था, सचिन पलो। फिर हम बैठे रहे, और फिर एकदम 10-12 जन आए वहाँ, और मैं बैठा था, मुझे समझ में नहीं आया, और धुलाई की हमारी, मतलब मेरी और वो सचिन की, इतना मारा। और बाद में उनको समझा कि गायछाप जर्दा के ओनर वगैरह है। फिर उसने मुझे वापस लेके गए कि अपन दीप बंगला चौक में जाएंगे। मुझे और डर लग रहा, अभी क्या कर रहे हैं। फिर जाने के बाद मुझे वो भड़ंग भिड़ंग खिलाया उन्होंने। और दूसरे दिन बॉक्स भेज देना। दूसरे दिन मुझे समझ में आया कि उसके आंखों पे इधर स्टिचेस हुए, और वो बोल रहा था कि आँख को आँख चाहिए, ऐसा मैंने सुना। वो डर गया मैं, और वो वापस आने वाले ऐसा सुना। फिर मैं शेखर था, महेश, लक्ष्मीकांत, अभी क्या किया जाए। फिर वहाँ पे तृप्ति चाय, उसके आगे एक विलास करके हाँ ड्राई क्लीनर था, उसके पास गया, क्या करायला पाहिजे। तो बोले पुलिस लाइन में जाओ, और वहाँ पे एक शंकर करके ऐसा काला डॉन था, वो शंकर बोर्डे, ऐसे सोने के पूरे, अभी फोटो आते हैं उसके कभी कभी। तो उसके पास फिर हम गए, और उसको सब सुनाया, और उसको एक 500 की नोट दी। तो 500 रुपये यानी बहुत थे, पॉकेट मनी से निकाल के 2000 रुपये पॉकेट मनी था, उसमें से 500 रुपये उसको दिए, और वो बोले कि ठीक है मैं पाऊंगे तो। और बाद में कुछ हुआ नहीं। वो शंकर गोल्डे अभी नगर सेवक कॉर्पोरेटर हुआ है, और वो गोल्ड चेन सब पहनता है। तो इस प्रकार जब हम हॉस्टल में रहते हैं तब ऐसी बातें सीखते, सेटलमेंट कैसे करने का, झगड़ा कैसे करने का, तो बातें सीखने को मिलती है।
तो इनके 500 के इन्वेस्टमेंट से आज वो नगर सेवक बन गया है। बड़ी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इनके और भी कुछ मजेदार किस्से हैं, वो हम थोड़ी देर में इनसे सुनेंगे। बट नाउ लेट अस आस्क देम व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट दे लर्न फ्रॉम हॉस्टल। क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने हॉस्टल से सीखी जो आज इनको इस मुकाम तक पहुंचाई है या बिजनेस में अप्लाई किया है? सो गिरीश बहुत सोच रहे हैं, घर चलो। ये क्वेश्चन हो गया अभी, मुझे लगा वापस नहीं, जो हो गया वो छोड़ के बोलता हूँ। दोस्तों का बहुत सहारा रहा, फ्रेंडशिप। क्योंकि हम आते हैं घर छोड़ के, तो यहाँ पे कोई ऐसे गिने चुने दोस्त अच्छे होने चाहिए जो दिन रात अपने काम आ सके। उससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और थोड़ा सा एक मॉरल सपोर्ट आप बोल सकते हो। और दोस्ती ऐसी होती है कि उसमें कोई बाकी चीज़ें फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, और वो अगर हो गई तो कुछ दोस्त को जरूर आप कोशिश करना कि संभाल के रखें, और वो अपने लाइफ में सब साथ में काम आते हैं। वो बहुत हमने सीखा, और एक साथ कैसे सबको लेके चला जा सकता है, वो एक बहुत बड़ी सीख उनको मिली। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से गैदरिंग में पार्ट लेना, स्पोर्ट्स में लेना। तब क्रिकेट भी हमारा मिक्स क्रिकेट होता था, मतलब एक टीम में 3-4 लड़कियां और बॉयज, ऐसे मिक्स क्रिकेट होता था। फोटो है उधर, क्रिकेट होता था, तो मजा आता था एकदम क्रिकेट खेलने में। एक्चुअली हॉस्टल में ग्रुप्स भी बहुत होते थे, ग्रुप्स काफी होते थे। एक तब एक संगू गाइड्स करके ग्रुप होता था, मतलब जो संगमनेर के लड़के, तब 80 स्टूडेंट्स होते थे हॉस्टल में, 100 स्टूडेंट होते थे, और उसमें 8-9 बच्चे हर बार संगमनेर के रहते थे। हाँ भाई, क्या कोई संगमनेर से? तो अभी मैंने सुशीला भाभी को पूछा कि आता संगमनेरचे मुलं नसतात का? तो बोले नहीं, अभी हम सिर्फ मेरिट के लड़के लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप होते थे। एक जलगांव उधर का ग्रुप होता था, खानदेश, उनकी लैंग्वेज अलग रहती थी कुछ, तो ऐसा कविता में बोलते थे। और एक विदर्भ का ग्रुप होता था, देखो आवाज आ गई। तो ये विदर्भ के लोगों की खासियत ऐसी थी कि वो दूसरे में मिक्स नहीं होते थे, यानी वो अपने में रहते थे। तो हम उसे प्यार से VVS कहते थे, विदर्भ विकास समिति। और एक ग्रुप होता था मराठवाड़ा, औरंगाबाद वगैरह, जालना, ये भी जालना है। तो वो कुछ भी बात है ना, बड़ी बना के बताते थे। ऐसा अभी तो मैं आप दोनों को ही बड़ा बता रहा हूँ। तो वो सब हम पहचान लेते थे, ये मराठवाड़ा का है, ये विदर्भ का है, ये खानदेश का है। तो इस प्रकार अलग अलग ग्रुप से कैसे मिलने का। सोलापुर, जो रात को ज्यादा पत्ते खेलते थे वो, और 5 दिन सभा के आते थे। पहचान बता दी आपने लोगों की। वो इस टाइप पे हम पहचान लेते थे उसकी लैंग्वेज, उसकी स्टाइल, वो कहाँ से। लेकिन आगे जाके जब हमारे हॉस्टल डेज खत्म हुए, तो नेटवर्किंग क्या होता है वो हमें उसके बाद समझ में आया कि कहाँ पे भी जाते हैं, अगर हम खोपोली जाते हैं, जलगांव जाते हैं, जालना जाते हैं, कोपरगांव जाते हैं, श्रीरामपुर जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई लाउटियन होता है जो अपने हक का, अपना घर का आदमी, जिसके हम घर कभी भी रात को भी जा सकते हैं, तो हमें गारंटी है कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे मिलेगा। दैट इज द बेस्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम द हॉस्टल। भाऊ, आपने ग्रुप्स के बारे में बोला, तो इन सारे ग्रुप से फिर, और तब जीएस ऐसे ही नहीं बनता था कि जो कमेटी के साथ में सेट है वो जीएस बन गया, ऐसे जीएस नहीं बनते थे। ये लोग तो काम करते हैं, मैं तो इन जनरल बोल रहा था, ये लोग तो काम भी करते हैं यार। अभी इलेक्शन में होता है ना। मैं तो भाई लोगों को विनती करता हूँ कि
इलेक्शन लगाओ, क्या मजा आएगा देखो। मैनी दादा नहीं बनना है इलेक्शंस में। बाकी ये लोग इलेक्शंस में पीआर कैसे मेंटेन करते थे? हाँ, मैं इलेक्शन क्यों होना चाहिए बताता हूँ। क्योंकि फिर अपन एक दूसरे से बात करते की भाई मला वर्षाच्या सुरुवातीला पुढच्या याची गरज पडेल। तो हमारा एक नया हॉस्टल में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, काला नाम था उसका। काला यानी गोरा था वो, लेकिन सरनेम काला। तो उसके पास बड़ा ग्रुप था। तो फिर वो थर्ड ईयर में जब मैं था और फाइनल ईयर में खड़ा रहने वाला था, तो मुझे समझा कि इसके साथ बड़ा ग्रुप है। और फिर एक दिन वो बीमार पड़ा, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ, वो बीमार हुआ। फिर जो 2-4 घंटे मैं उसके पास ही बैठता था रोज। फिर वो एकदम खास दोस्ती हो गई और उसके कारण उसका गट्ठा वोटिंग मुझे पड़ा। बंडल रोड्स। हाँ, मुझे लगा बंडल यानी झूठ बोल रहा है सर। मैं इतना भी मराठवाड़ा का नहीं हूँ। एक ग्रुप था, ऐसा था कि विदर्भ का ग्रुप था। तो मेरा एक रूम पार्टनर नीलेश बियानी करके था, वो विदर्भ का ही था। तो पहले से उससे मैंने दोस्ती कर ली थी। तो उसको मैंने बोला कि तुझे मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाऊंगा, तो इस प्रकार के उसका भी गट्ठा ले लिया। ये इलेक्शन में ये बातें हमें समझते हैं क्या करना चाहिए, और हम एक दूसरे से बात भी करते हैं। अभी रैगिंग होता है क्या आपको? इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना उसको। अरे हमारे टाइम भी रैगिंग होता था, यानी बहुत बड़ा नहीं होता था। हम जो नए स्टूडेंट आते थे उनको सुपरमैन बनाते थे, समझा ना आपको, सुपरमैन। और फिर वो चाय के वहां तक जाते थे और सबसे अच्छे बच्चे को लाउटी ऐसा करके जा। अभी मुझे लगता है अभी भी सेम है, नथिंग चेंज। बस सुपरमैन नहीं बनते आजकल। और ये हमारा शेखर इतना भारी था, एक बार हम तृप्ति चाय पर गए और वहाँ पे एक सेकंड ईयर का एक बच्चा था, मतलब सेकंड ईयर का बच्चा में रहता है, हम फाइनल ईयर में थे इसलिए हमें लग रहा। और उसने ऐसा नया शर्ट पहना था, ऐसा प्रिंटेड हल्दी कलर का शर्ट, और उस पर ऐसे प्रिंट की हुई थी। तो मैंने बोला चलो ये चाय पिलाएगा अपने को। तो उसको बोला बहुत बढ़िया शर्ट है, एक नंबर। और मैं सच्ची में बोल रहा था उसको। तो वो भी खुश हो गया, फिर एकदम खुशी से पागल हो गया वो कि मैंने कल ही नया लिया और मुझे अच्छा बोला। फिर शेखर बोला कि मस्त शर्ट है ना, कुठून घेतला, कहाँ से लिया? तो वो बोला कि लक्ष्मी रोड से लिया। तो ये बोला परत घेतात का ते? मैंने 90 डिग्री में मेरा चेहरा घुमा लिया। उसको चाय हमने पिलाई। तो मोहक माहेश्वरी अगर बहुत ज्यादा मजे ले लो तो उसको चाय पिला दो, है ना? ठीक है। एक गिरीश का किस्सा भी याद है। ये मौका ढूंढ रहे थे। सिनेमा का नाटक चल रहा था। तो फिर इसका एक साइड हीरो था, तो रोल था। और साइड हीरो नहीं, 2 हीरो थे उसमें, एक मैं। ऐसा है। एक्चुअली जो मेन हीरो था उससे अच्छा काम करता था, ये मेन हीरो जैसे ही था। तो चल रहा है, डायरेक्टर रूम है और सीन बीन सब ये वो, और भूल गया डायलॉग। तिलक स्मारक, भूला तिलक तो स्मारक, तिलक स्मारक में डायलॉग ही भूल गया। तो क्या डायलॉग मारा होगा उसने? रुको, मेरे को है ना गाय चाप खाने दो, मैं याद करता हूँ। और तालियां बजी उसको, और याद आ गया उसको। वो अभी भी ब्रांडिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज में है। अच्छा, थैंक यू। अब हम इनसे जानना चाहेंगे, गिरीश बाबू, विच आर द फ्यू, तो ऑल दोज हु डिड नॉट हियर अर्लियर, ये लोग 5 भाई है एंड देयर इट्स कॉल्ड मालपानी मैनेजमेंट हाउस, राइट? एंड
they run that show without being totally involved in it, because they've developed a structure as such that they can still make time for social activities. They're into a lot of things. तो ऐसा क्या बाइंडिंग फोर्स या ग्लू है जो इस मिट्टी को बांध के रखता है? क्योंकि आज के इसमें इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो भाई भाई वो घर के अंदर एक बेटा माँ बाप को पटता नहीं है, तो ऐसे क्या है कि 5 भाइयों का पटता है और बिजनेस साथ में बढ़िया चल रहा है? एक्चुअली आपने जो सब माहेश्वरी है उनमें एक बड़ी बात होती है कि हम सब भाई मिलकर हम बिजनेस करते हैं। मैं हूँ, शेखर हो या आप सब हो। तो हम 5 भाई हैं, 2 कजिन एंड 3 रियल, राजेश, संजय, मनीष, गिरीश और आशीष, ऐसे 5 भाई हैं हम। बिजनेस एक है लेकिन हम रहते अलग अलग हैं। एक घर में नहीं, अलग अलग घर में रहते हैं, लेकिन बिजनेस एक है। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। क्योंकि अगर हम साथ में एक ही घर में रहते तो कुछ ना कुछ चालू रहता है सब जगह, लेकिन हम अलग अलग रहते हैं और बिजनेस एक है। बिजनेस में भी अभी हम संगमनेर में थे चारों और आशीष 5वां बिजनेस में हम आ गए, और तब पुणे में कंस्ट्रक्शन जोर में चल रहा था, और मैं और मनीष मेरा बड़ा भाई, हम रोज सुबह 6 बजे उठते थे, 5 बजे उठते थे, 8:30-9 तक यहाँ पहुँचते थे, पूरी लैंड बींड देखते थे और वापस रात को जाते थे। फिर बहुत बाद में रेट भी बढ़ते थे, कोई सौदा किया तो वो कैंसिल भी होता था, बहुत उसमें सिंधी लोग भी थे, इसके कारण वो होता नहीं था डील। फिर उसके बाद हमने सबने, आशीष हमारा छोटा भाई जो है उसको बोला कि अभी तू पुणे शिफ्ट हो जाए तू, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अच्छा अपने को स्कोप है, तो वो इधर शिफ्ट हो गया। तो जब कोई भाई कहाँ पे शिफ्ट होता है तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि अरे उधर मस्त कंफर्ट जोन में था संगमनेर में तो मैं इधर कैसे आ गया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसलिए पूरा बैकअप उसे संगमनेर से था एज ए फैमिली, और वो हर हफ्ते में आता था। और बाद में उसने कंफर्ट जोन के बाद बाहर आकर एक बड़ा हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस यहाँ पे शुरू किया। अभी इसी साल 5 नए बड़े बड़े स्कीम्स उसमें आ रहे हैं। मतलब कभी भी साथ में रहना चाहिए। बिजनेस इनकम एक चाहिए, अगर अलग अलग बिजनेस भी हो। अभी कोई नया बिजनेस किसको लगता है कि नया बिजनेस शुरू करना है, अपने 4 भाई होंगे या आपके 3 भाई 2 भाई होंगे, तो अगर वो नया बिजनेस शुरू करता है तो कोई भी, अगर हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेस से। तो सपोर्ट देना चाहिए कि अगर वो फेल होता है तो भी अपना सब ये बाकी बिजनेस है ही, तो अगर हम ऐसा सपोर्ट देते हैं तो फिर वो आदमी जोश से काम करता है। हमारे जो 5 भाई है तो हमने अलग अलग काम बांट के रखे हैं। जैसे कि मैं जब बिजनेस में ज्वाइन हुआ तब मार्केटिंग संजय मालपाने देखते थे, फाइनेंस राजेश भाई, प्रोडक्शन मेरा बड़ा भाई देखता था। फिर जब एज ए बिजनेस में देखने को जाता हूँ तो मेन तो डिपार्टमेंट अपने को लगता है कि ये तो सब देख रहे हैं तो अभी मैं क्या करूँ, लेकिन जब हम काम करने जाते हैं, काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने इंटरेस्ट का जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने को मिल जाता है। अभी 5 भाई होने के कारण कभी कोई सोशल एक्टिविटी को जा सकता है, कोई बिजनेस में रुक सकता है, तो इस प्रकार बहुत तरक्की उसमें होती है। अभी हमारा सोलर विंड मिल जो बिजनेस है वो 750 मेगावाट्स, यानी इंडिया में जो टॉप 10 कंपनीज है उसमें हम एक है। बाद में जो थीम पार्क है बेटे जो है अपने लोनावाड़ा, फिर शिरडी, ये जो है वो भी हमने चालू किए। फिर कंस्ट्रक्शन पुणे में अभी 1-2 साल में वन ऑफ द बेस्ट जो बिल्डर्स है उसमें मालपानी ग्रुप का नाम आ जाएगा। मतलब जो भी बिजनेस हम देखते हैं उसमें पूरा फोकस उसमें डालते हैं। हम ये देखते हैं कि मोनोपोली चाहिए, जैसे कि गायछाप जर्दा आपको मालूम है कि मोनोपोली, उसी प्रकार शिरडी में वाटर पार्क हमने डाला। तब लोग बोलते थे कि शिरडी में लोग दर्शन करते चले जाते, वो वाटर पार्क को कैसे आएंगे, लेकिन हमने उसका स्टडी किया। जब मैं अमेरिका पढ़ने था तब मैंने वेट एंड वाइल्ड वहाँ का वाटर पार्क देखा था। फिर मैंने सोचा कि इधर भी बनाया जाए,
और फिर हमने वो शिरडी में शुरू किया। अभी शिरडी में कोई दूसरा वाटर पार्क नहीं आएगा। शुरुआत में बिजनेस मतलब हमने जब चालू किया तो पहले दिन 2 कस्टमर आए, फिर 5 आए, फिर 50 आए, फिर वापस 20 आए। हमको लगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब समर में एक संडे को 6-6 हज़ार वहाँ पे कस्टमर होते हैं। हमने लोनावाड़ा में शुरू किया। लोनावाड़ा में हम तो नए थे, पुणे और बॉम्बे के बीच में, लेकिन फिर वो वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क हमने बनाया। अभी अम्यूजमेंट पार्क भी आ रहा है। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ वी 5 ब्रदर्स आर देयर। और अगर मैं कोई नया बिजनेस देखता हूँ तो बाकी जो बिजनेस है वो बाकी भाई देखते हैं। आशीष पुणे में देखता है तो हम सब बाकी संभालते हैं। तो इस प्रकार सबको, और उससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि थोड़ा स्वतंत्र भी, इंडिपेंडेंस, थोड़ा हर एक को अपना स्पेस भी देना चाहिए। तो उसकी कुछ हॉबीज होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, उसके लिए टाइम भी देना चाहिए। तो ये सब बातें, और इसके लिए ये सब बातें कैसे आती है तो शेखर बताएगा कि आध्यात्म का कितना बड़ा उसमें रोल होता है। तो ये सब बातें आने के लिए रीडिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप जितनी किताबें पढ़ते हो, जितने लेक्चर सुनते हो, उतना नए नए बातें हमें सीखने को मिलती है। और जब हम वो बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो हमारी उसमें तरक्की होती है। फिर बहुत लोगों को लगता है कि हम संगमनेर के, ये कोपरगांव का है, या लक्ष्मीकांत भी संगमनेर का है, अतुल भाऊ भी मुझे लगता है कि ही इज नॉट फ्रॉम पुणे, हमारे महेश भाऊ नड्डा है, श्री किशन है, महेश मालपानी है, मानधन पंकज है। तो ये रूरल एरिया में से पुणे में आए हैं, लेकिन लगन से काम किया, मेहनत की, तो सब जगह हमें सक्सेस मिलता है। तो इसी प्रकार आप भी अभी पुणे में आओगे, मे बी आप में से 75% यही बिजनेस चालू करेंगे। तो आप अगर लगन से काम करते हो तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। ज्यादा हो गए नहीं भाऊ, मुझे कम लग रहा था, आप और बता सकते हो। शेखर भाऊ से जानना चाहेंगे कि he says he is a person who started from 5,000. Let's understand how he has reached where he is. मेरी केस थोड़ी अलग है गिरीश से। तो इंडिविजुअली अगर तुमको सक्सेस होना है तो कुछ चीज़ों को, अगर कुछ टेक अवे आप आज लेके जाओगे। अभी तक जो चला वो थोड़ा मौज मजा मस्ती, क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हॉस्टल में। हर एक एज का एक स्पेशलिटी होता है। अगर वो आपको पता चल गया आपके जीवन में तो आपका जीवन बहुत स्मूथली आगे बढ़ सकता है। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हो, हॉस्टल में हो, तब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो के कोई मतलब नहीं है। तो मस्ती होनी ही चाहिए, लेकिन डिस्ट्रक्टिव की तरफ नहीं चाहिए, कोई नुकसान करे ये भावना नहीं होनी चाहिए। मस्ती तो होनी चाहिए, ये एज ही है। मतलब आप बिजनेस में आते हो तो वो एक 20 साल का एक पूरा अपने लाइफ का एक पीरियड होता है जिसमें आपको पूरा बिजनेस पे ही फोकस करना चाहिए अपने मैरिड लाइफ के साथ में। तो वो एक एज अलग होता है। फिर 45-50 के बाद एक अलग प्लान होता है। अगर जिसको वो समझ में आ गया तो उसका लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथ और हैप्पीली चलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि लाइफ में, अभी मैंने दूध का धंधा शुरू किया, या आज मैं अभी ये कपड़े पहन के आया हूँ। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि बहुत फॉर्मल लग रहा है, या तब बोला होगा कि क्या दूध का धंधा कर रहा है। लेकिन कोई भी किसी का विचार या किसी के रिएक्शन या किसी के थिंकिंग का फुटबॉल नहीं होना है। डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। कोई कुछ आपके बारे में बोलता है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब होता है लाइफ में। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिए, ये अपने डे टू डे लाइफ में आपको हर एक दिन ये फेस करना पड़ेगा। तो ज्यादा चिंता मत करो। आपको लगता है ना आप सही कर रहे हो तो वो सही है, ज्यादा उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। फिर जो भी करोगे आप 100% दो। कोई भी चीज है ना 80-70 ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज करनी है तो उसको आपको 100% देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। या हाफ हार्टेडली करोगे तो
तो वो फेल्योर के चांसेस ज़्यादा है। और जितना आप 100% दोगे वो चीज़ को, जो भी रिजल्ट आए उसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ जो चीज़ करते हो वो कुछ प्लान करके ही करते हो, तो उसको 100% देना चाहिए। तीसरी चीज़, कभी भी है ना, पास्ट का मत ज़्यादा विचार करो। जो हो गया वो हो गया, वो आपके हाथ में नहीं है, और ना ही फ्यूचर आपके हाथ में है। तो आपके हाथ में क्या है? अभी ये प्रेजेंट। अभी आप अगर यहाँ बैठ के कुछ और सोच रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। यहाँ बैठ के यही जो अभी अपन बैठे हैं ना, यहीं पे फोकस होना चाहिए। ऐसे ही अपने बिजनेस में भी होता है, ऐसे अपने लाइफ में भी होता है, अपने फैमिली में भी होता है। तो वो एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि हमको प्रेजेंट में जीना है। पास्ट का कुछ इंप्रेशन लेके चलोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, और बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचोगे तो भी जो आपके हाथ में नहीं है वो करके कोई मतलब नहीं है। ये एक चीज हो गई है। और मैंने एक चीज अप्लाई की थी, जैसे मेरे 18 साल पहले मेरे लाइफ में मेरे गुरु आए थे, श्री श्री रविशंकर जी। उनसे काफी चीजें मैंने सीख के ये सब यहाँ जो भी पहुंचा हूँ मैं, वो उनका बहुत बड़ा उसमें रोल है, उनके ब्लेसिंग्स हैं। तो अपने को, अभी मैं बिजनेस करता हूँ या फिर फैमिली चलाता हूँ, तो एक चीज क्या है कि एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। जो जैसा है और जैसी सिचुएशन है उसको आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्या नहीं? अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो नहीं चलेगा ज्यादा दिन, क्योंकि आप जैसा सोचते हो, आप जैसे हो वैसे दूसरे लोग नहीं है। अभी बिजनेस में आप बोलोगे कि मेरे मैनेजर ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन आप ये एक्सेप्ट करोगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो क्या कर सकता है, उतना ही उसको लोड दो। और आप वो जब समझ जाओगे, या अपने बीवी के बारे में भी होता है, बच्चों के बारे में भी वैसे ही होता है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम उसको समझ के नहीं लेते। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो लाइफ में अगर हम लोग साथ में ले लेके चले, और इसको ही हम स्पिरिचुअल पाथ बोलते हैं, तो ये लाइफ में दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अभी हॉस्टल में और भी और बहुत किस्से जो हमने शेयर नहीं किए होंगे, लेकिन वो एक टाइम था, वो चला गया। लेकिन अभी जो टाइम है उसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है, हर एक इसमें थोड़ा अपने को खुद को मोल्ड करना बहुत जरूरी है, तभी आप एक मुकाम पे पहुंच पाओगे। शेखर भाऊ, आपके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट्स रहे। यू गॉट गुरुज एट द राइट टाइम, फ्रॉम अग्रेशन टू डिप्लोमेसी। हाँ, द एग्जांपल इज वेल। मेरे लाइफ में कुछ ऐसी एक सिचुएशन आई थी कि दूध का धंधा शुरू किया, पानी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, और जितना भी मैंने कमाया है, मेरे यहाँ पे दोस्तों को मालूम है वो सब किस्सा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। फिर हमने कुछ बिजनेस पार्टनरशिप में मैंने शुरू किया, और पूरा पैसा जितना भी मैंने कमाया था वो पूरा उसमें लगाया मैन्युफैक्चरिंग में। और कुछ डिस्प्यूट की वजह से और एक नेचर, एग्रेसिव नेचर की वजह से वैसे की वैसे छोड़ दिया मैंने कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अभी छोड़ तो दिया, इतने साल की मेहनत थी वो भी गई, और वो भी सामने वाला भी एकदम अड़ के बैठ गया था, एकदम ब्लैंक हो गया था मैं। फिर मुझे पता चला कि ऐसा एक आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है, वो करना चाहिए तो थोड़ा मन का शांति आएगा। फिर मैंने वो कोर्स किया। फिर मेरे लाइफ में मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि अभी मेरे पहले गुरु तो अपने लाइफ में अपने माँ बाप होते हैं, दूसरे गुरु अपने स्पिरिचुअल गुरु होने चाहिए। तो मैंने उनको गुरु माना, और मिलना भी जल्दी हो गया। फिर उन्होंने एक एडवाइस किया था मुझे कि मैं वो बहुत पीछे लगता था कि अभी क्या करना है, पैसे का क्या करना है, और इसमें टाइम जाता था, मैं कुछ काम भी नहीं करता था, आगे क्या करना है वो भी नहीं मालूम था। फिर उन्होंने बोला कि ये सब छोड़ दो, वो जब आना है आ जाएगा, आप दूसरा कुछ देखो, उससे कुछ खत्म नहीं हो जाता है। और फिर मैंने वापस एक नया प्लांट का प्लान किया, और आपको आश्चर्य लगेगा 3 महीने के बाद पूरा पैसा वो खुद लेके मेरे पास आए सामने वाला।
तो ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती है, ईगो में वो रहते हैं, कभी हम ईगो में रहते हैं। जब हम छोड़ देते हैं कोई चीज को, थोड़ा सरेंडर कर देते हैं, तो सामने वाला आके वो चीज कर देता है। तो वहाँ पे मेरा ये गुरु का सब स्टोरी शुरू हुआ। और आज मेरे लाइफ में 4 गुरु हैं। माँ बाप को पहला गुरु मानता हूँ, दूसरा स्पिरिचुअल गुरु है, तीसरा बिजनेस में भी मैंने जो कोई एडवर्टाइजिंग ये जो मैंने बिजनेस शुरू किया उसके पीछे जो भी ब्रेन है या फिर जो भी सपोर्ट मुझे लगा, या बिजनेस में एक श्रूढ़ता भी होनी चाहिए, वो श्रूढ़ता और वो सब मेरे तीसरे गुरु है अविनाश भोसले, तो उनकी वजह से आया, जिनका मैं 4 साल पार्टनर था। और चौथे, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, सोशल लाइफ के साथ साथ। तो मेरे पिछले 5 साल से पॉलिटिकल गुरु है देवेंद्र जी फडणवीस। तो ये चारों गुरु को मैं फॉलो करता हूँ। और गुरु ऐसे ही होना चाहिए कि आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो। तो ये चारों से मैं कभी भी बात कर सकता हूँ। बड़े आदमी को गुरु बनाओ, आप अपने आप बड़े हो जाते हो। 5वां गुरु कोने में बैठे है क्या हो गया भाऊ, परत रात्री स्वाति 5वां गुरु आज। टर्निंग पॉइंट के बारे में पूछा, तो लकीली ऐसा कुछ हुआ नहीं है मेरे इसमें। लेकिन मैं आपको अभी ये कहना चाहूँगा कि हॉस्टल की लाइफ जियो। अभी कितने साल रहे आपके? 2-3 साल ऐसे चले जाएंगे, बाद में जिंदगी के साल आने हैं, वो काफ़ी है। लेकिन हॉस्टल की लाइफ जियो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करो। आप करते हैं क्या? सिर्फ 4 दोस्त 5 दोस्त ऐसे नहीं, सबके साथ इंटरेक्शन करो, क्योंकि वही जिंदगी है। होटल एंड हॉस्टल, इसके स्पेलिंग में एक एस आता है हॉस्टल में, दैट इज सोशल नेटवर्किंग। तो आप जितने सोशल रहे उतने रहो। हॉस्टल में हॉस्टल जैसे जो हम बड़े शान से कहते हैं कि हम लाहौटी हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, तो पूरा एंजॉय करो। बहुत मजाक मस्ती हमने की है। 2 काइनेटिक होंडा सेम थी, वो एक पंकज मानदाना करके था जलगांव का, तो वो उसके एक रोज की आदत थी, वो उसकी गाड़ी ऐसे पानी से धोता था एकदम चकाचक। और उसका एक दोस्त था, उसके पास भी काइनेटिक होंडा थी। तो एक बार उसने क्या किया कि उसके काइनेटिक होंडा के वो निकाल दी और खुद की लगाई, और गैलरी से देखता रहा, और वो पंकज मानदाना ने मस्त आधे घंटे में उसकी गाड़ी धोके दी। तो दूसरा, हम उस जमाने में लाभ लक्ष्मी एक लकी ड्रॉ निकलता था, आखिरी का नंबर, तो हम वो फॉलो करते थे। मैं, महेश, मनोज जाजू को हम मजा कहते थे, मनोज जाजू मजा। और फिर लक्ष्मीकांत, फिर इन्होंने वो चालू किया, पहले 4 रुपए डाले, फिर 8 रुपए डाले, उन्होंने 8 लगाया था, 8। वो आज 8 आएगा, ऐसा करते करते वो 30-40 हजार कितने तक, कहाँ तक चला गया? इतना बड़ा हो गया, वो 8 नंबर ही नहीं आया। फिर बाद में हमने सोचा कि अभी एक काम करते हैं, आधा लगाते 7 पर, और जो भी हुआ वो बंद कर देते। और फिर 7 लगा, 7 ही लगा, लेकिन आधा प्राइस हमको मिला, आधा लॉस हो गया। लेकिन हम बोले कि बस इसके आगे ये लाभ लक्ष्मी ये नहीं करने का। तब शेयर्स भी करते थे। फिर और कुछ नई बातें, तब फोर्टनाइट थी मनोज माला की, हाँ, लाभ लक्ष्मी फोर्टनाइट रहते थे तब, 15 दिन की मेस हम चलाते थे। और तब अभी चलती है वैसे, आप चलाते हैं या वो चलाते हैं? तो हम उसके बिल बनाते थे, बिल में एडजस्टमेंट करते थे, और 15 दिनों में एक शूज निकालते थे। पंकज काबरा, अभी नाम लेता हूँ, 800 रुपए का लोटो शूज तो बहुत भारी था, उसने फोर्टनाइट में से निकाला। तो ये बातें थी, एडजस्टमेंट कैसे करने का, ये भी हम वहाँ पे सीखते थे। फिर एक मेरा फ्रेंड था हमारा,
तो उसकी लूना थी, लूना। तो वो लूना हमने, जहाँ पे पहले टेलीफोन था फर्स्ट फ्लोर पर, तो वो पूरी लूना उसकी घूम गई, वो ढूंढ रहा था। फिर शाम को उसको समझा कि शेखर ने और 4-5 जनों ने मिलकर उसकी लूना फर्स्ट फ्लोर पर पार्क की और ऊपर नो पार्किंग लिखा। फिर वो पहले एक सिस्टम थी जो लेट आता था कॉलेज से, तो वहाँ पे उसकी जो प्लेट रहती थी वहाँ पे वो लिखता था कि ताट लाउने। तो वो चिट्ठी किसी ने तो फिर उसके नाम की वॉशरूम के बाहर लगा दी, सम XYZ ताट लाउने। तो ऐसे ये छोटी मोटी काफी मजाक वाली बातें हम करते थे, तो आप भी करते होंगे। तो ऐसी मजाक की बातें करते रहना, और जो सबसे बढ़िया रहती है वो हमेशा आपके लिए यादगार बन जाती है, उसे वापस वापस याद करना नहीं पड़ता है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि जियो लाइफ एज ए हॉस्टल गाय एंड एंजॉय विथ एवरीबॉडी। ऐसा नहीं कि मैं लड़कियों से कैसे बोलूँ, ये सब आपके को एजुकेशन है। आप अच्छे तरह से बोलो, सबके साथ बात करो और जिंदगी में बहुत बड़ी तरक्की करो। एक किस्सा याद आया मेरे को। गिरीश के पास देख किया है। वो टाइम पे ना मोबाइल नहीं था, तो एक लैंडलाइन फोन था लाहौटी हॉस्टल में। किसी का भी आए फोन तो 15-20 मिनट बात होती थी कभी कभी। तो बाद में का जो वेटिंग होता था ना, वो बहुत चिल्लाता था, अरे यार रख यार, मेरा भी आने वाला है आइटम का। तो इतना जबरदस्त किस्सा होता था, क्योंकि एक ही फोन था और टाइमिंग डिवाइड करते थे, ये टाइम पे इसका, ये टाइम पे इसका। उसमें घर के भी रहते थे, तो ऐसा था। लेकिन गिरीश के साथ मैं बहुत सहमत हूँ। ये टाइम आपका सभी तरफ से, ये लाइफ आप जियो। अभी हम जो बैठे ना, एक स्टूडेंट, उनको पूछो कि क्या हम मिस कर रहे हो हॉस्टल लाइफ। Thank you so much. Can we give them a big round of applause? The floor is now open for questions. आप लोगों के कुछ सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, जबरदस्ती मत पूछिए, जो जेन्युइन है वही पूछिए पहुंचाने के लिए। Anybody has a question? Please raise one. Yeah, please raise hand. भाऊ, आपके टाइम के बर्थडेज कैसे होते थे हॉस्टल पे? Okay, you do without the mic. बर्थडेज में वही रात को 12 बजे हम वो नहीं, अच्छा, और वो पहले केक भी तो नहीं रहता था उस जमाने में, लेकिन विश करते थे, फिर चद्दर डालकर उसकी धुलाई बंद, और बाद में वो चद्दर पर रख कर अगर वो 20 साल का होगा तो 20 बार उसको ऐसा ऊपर नीचे करते थे। ऐसे सिंपल होते थे, आपके शायद कुछ तो भी खतरनाक होते हैं। अगर आपका कुछ कैसे होते होंगे तो हमको भी बताओ। मालूम नहीं, काफी स्ट्रिक्ट हो गया। मुझे लक्ष्मीकांत अतुल भाव से उम्मीद नहीं थी। Next question, please. आपके टाइम के स्लैंग वर्ड, जैसे आपने भैया ने बोला बंडर मार, मतलब बंडर वर्ड बोला तो आपको लगा झूठ बोल रहे, तो वैसे और कुछ स्लैंग वर्ड्स आपके पहले हम हॉस्टल में कोई ज्यादा खाने वाले रहते थे, उसको बैट्समैन कहते थे, शायद अभी भी कहते हैं क्या? अभी वो फोन वालों को कहते हैं। बहुत बैट्समैन है। बाकी तो वर्ड्स मुझे लगता है कि महेश को उनको ही मालूम होगा। एक जड़ करके एक वर्ड था, वो हमारे इधर एक पंकज काबरा करके था, वो बहुत जड़ हलचल करता था, तो उसे हम जड़ कहते थे। और बाद में इसका छोटा भैया है, वो उससे भी ज्यादा जड़ निकला, तो उसे हमने नाम दिया छोटा जड़। लेकिन वो ऐसा बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब मैथ्स का पेपर अगर रहता है इंजीनियरिंग में
तो वो मैथ्स पढ़ता था किताब, इतना जड़ था वो, लेकिन वो टॉप रैंकिंग करता था। उसका छोटा भाई जो अमित काबरा था वो एकदम यंगेस्ट एज में सीए हुआ। तो कुछ लोग जड़ होते हैं शरीर के हिस्से, लेकिन उनका ब्रेन काफी फास्ट रहता है। तो इस प्रकार जड़ ये भी वर्ड हम यूज करते थे। प्रतीक भैया कुछ क्या है? पंकज काबरा का कोई रिलेटिव होगा तो तकलीफ होगी हॉस्टल में। अच्छा कोई है क्या? नहीं दूसरे की बात। नहीं, पंकज काबरा कहा था वो मैंने दूसरे नहीं बात बताया। करता है। जबरदस्ती हमारे हॉस्टल मतलब उन दिनों में ना काबरा और राठी ये बहुत होते थे। यानी मे बी काबरा एंड राठी आर वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी काबराज एंड राठी। तो इसलिए पंकज काबरा भी बहुत है, इसलिए मैं कहा क्या वो नहीं बताऊंगा। अपने पहचान ही लेते। यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं तोड़ा। एक्चुअली नावंदर भाव साइड से कह रहे हैं कि शेखर भाव ने तो गाड़ी से गेट भी तोड़ा है। तो ठीक ही है, वो ऐसे स्टाइल से खोलते थे, टक किया गेट खोला। लास्ट ईयर गाड़ी थी मेरे पास हॉस्टल में, 4 व्हीलर। और बोले 5,000 से चालू किया। बोलो मेरा बोल रहा हूँ, घर वालों के पास तो ताला है। घर वाले तो स्ट्रांग भी थे मेरे। नहीं ऐसा कोई रूल नहीं था जो तोड़ा नहीं हमने। एक्चुअली क्या था मालूम है, तब बहुत रूल नहीं थे, इसलिए कुछ तोड़ने का चांस नहीं था। अभी ये इतने रूल लगाएंगे उतने हमने तोड़ते तोड़ते इतने रूल लग गए। एनीथिंग एल्स? आपके टाइम की बात में फाइन लगा देते। ये बहुत होशियार तरीके से पूछा गया सवाल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा। अभी तुझे फाइन लगेगा घर पे जाओ। मैं तो ये बताऊंगा, ये जो भी 2-3 बिल्डिंग है ना वो सब फाइन के कारण ही कुछ भी किया तो भी फाइन, कुछ नहीं किया तो भी फाइन। कभी कभी तो ऐसे लिस्ट लगती थी कि मालूम ही नहीं ये कौन है, लेकिन फाइन वो फाइन अभी भी लगता है फाइन। तो अच्छी बात है, परंपरा चालू है। और 10 लोगों में 10 को फाइन लगता था, लेकिन मस्ती करने वाले 3 ही रहते। तब सच्चे में बहुत मजा आता था। एक पानी का हाउस था, फिर वहाँ पे हम जब रंग पंचमी आती थी तब सबको पानी में डुबाते थे। फिर दही अंडी भी होती थी, दही अंडी भी खेलते थे। और जो स्पीकर लगाते थे तो फिर यहाँ पे आजू बाजू में सब देश पांडे, कुलकर्णी ये सब रहते थे। तो वो पुलिस को बुलाते थे, पुलिस आती थी, लेकिन पुलिस की और हमारी भी सेटिंग थी। वो बोलते थे कि हम मारा ऐसा बताएंगे और आपको मार मिला ऐसा आप बताओ, ऐसा करके वो भी चले जाते थे। ऐसी बहुत बातें होती थी, लेकिन फाइन तो बहुत लगती। हाँ, लेकिन रंग पंचमी और ये अलग ही होता था। ज्यादा बुरा मानने की जरूरत क्रिकेट भी बहुत चलता था, अभी भी चलता है। मेरे ख्याल से ना आप लोगों ने भाभी और भाऊ को थोड़ा सा अलग ढंग से लेना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, तो हो जाएगा आपका काम। मैनेज मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग बोलते हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं। बहुत अलग प्यार से। नहीं, रिलेशनशिप बहुत बड़ी ताकत है। सुशीला भाभी, अतुल भाऊ, हमारे इतने घनिष्ठ रिलेशन है ना कि उनको मालूम है कि आखिर अपन सब उनके बच्चे। अभी तब मुझे लगता था कि मैं जब राबा में जाता था और मैं उधर बोलता था की मला ही मुलगी पाहिजे फॅशन शो मध्ये फिर वो दुर्गा भाभी बोलते थे नाही हिची 12वीची परीक्षा आहे तिची
मतलब जो ऐसे लगते थे उनको कि तो उनको वो आगे ही नहीं करते थे। कुछ और मैं ऐसे ये करता था। लेकिन मुझे कब रियलाइज हुआ कि इट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट इट कि अभी मेरी भी लड़की आज अमेरिका में पढ़ती है 2nd ईयर को आफ्टर 12th। तो मुझे भी लगता है ना यार कि अपनी लड़की है उसका क्या चल रहा होगा। तो वैसे ये जो लड़के आई है वो उनके घर से आई है, तो उनके पेरेंट्स को भी लगता है ना कि मैंने आज उसको भेजा है या आपको भेजा है पढ़ने को, तो ये क्या करते होंगे। तो ये सब इनकी अमानत है, तो इसलिए ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फाइन होते हैं, तो ये अपने अच्छे के लिए होते हैं, क्योंकि ये 4 साल अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हमें सक्सेस, एकदम आहू मत करना, यहाँ पे अगर सक्सेस मिला तो आपको जिंदगी भर सक्सेस मिलेगा, और इसलिए वो आपके पीछे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो आपने भी बताया कि इवन आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, बट आपने खुद में स्टार्ट किया। हाँ। तो ऐसा क्या मोटिवेशन था आपको कि मतलब आपको खुद का ही स्टार्ट करना था? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। पता नहीं, पहले से मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता था। मैंने जैसे बोला ना, अविनाश भोसले जैसे रोल मॉडल है, तो ऐसा देखता था कि घर वाले तो है, कभी भी कुछ भी हो जाए तो वो तो है ही, लेकिन अपने को कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। और ये जुनून जो होता है ना, वो बहुत अलग होता है, और वो उसका एक रिस्पेक्ट भी अलग होता है। आप कितना कमाते हो कितना नहीं वो बात अलग हो गई, लेकिन उसका एक बहुत अलग सेटिस्फेक्शन भी बहुत अलग है। तो मैंने वो एकदम मतलब ठान लिया था कि नहीं, मेरे को पहली कोशिश तो वही करनी है कि मैं खुद के इससे कुछ करके दिखाऊं। इसलिए मुझे पिताजी ने 5,000 दिए थे, और उससे मैंने ये पूरा शुरू किया था, क्योंकि ऑफिस भी खुद का नहीं था, और दूध को ऑफिस भी नहीं लगता था। नैनेश्वर पादुका चौक में आके गाड़ी लग जाती थी, लेकिन उसके लिए वही मैंने जो बोला ना, मैंने एकदम दिल से 100% उसको, गिरीश ने बोला वो बात सही है, मुझे भी थोड़ा फील होता था कि यार दूध का धंधा है, अपना खुद का है। मेरे पास तो 4 व्हीलर थी और हॉस्टल में, और मैं दूध बेच रहा हूँ। 4 व्हीलर में डाल के मैं क्रेट लेके बेचता था, 200-300 लीटर से मैंने दूध का धंधा शुरू किया था। तो ये एक वो होता है, जुनून होता है, और मैं तो बोलता हूँ पहली कोशिश अपनी होनी भी चाहिए वैसे, तभी आप उसमें ना, पैसे का सवाल नहीं है, आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो बहुत अलग होता है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन आपको हैंडल करनी है। 2 डिफरेंस है इसमें, तो वो एक अलग होता है, और चांसेस होते हैं फेल्योर होने के भी, लेकिन लकीली हुआ, अच्छा हो गया। मैं 17,000 पर लीटर तक मेरा सेल गया था। रैगिंग का ना, ऐसे हमारे टाइम पे ना रैगिंग होता था, लेकिन वो लेवल पे कुछ ऐसा इतना नहीं था कि कोई प्रॉब्लम आए, और कभी जाके किसने कंप्लेंट भी नहीं किया, क्योंकि रैगिंग होने के बाद तुरंत हम उसको तृप्ति पे चाय पिलाने को लेके जाते। नहीं, ये फैक्ट है। वो सेटिस्फेक्शन जब हमारा हो गई रैगिंग, तो उसको ही लेके जाते थे। तो सीनियर और जूनियर इमीडिएट मिल जाते थे। इट्स गुड फॉर आइस ब्रेकिंग। आपके पास टैगिंग लेने की अथॉरिटी थी, बट आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी कि वो दोनों को, मतलब वो चीजें सेटल हो जाए, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में नहीं, ये सवाल के अंदर जवाब भी था। सवाल ये है कि थोड़ा सा मैं अलग ढंग से इसको बताऊंगा। पॉइंट बहुत अच्छा है, ये पॉइंट को थोड़ा आप लोग समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बिजनेस हो, फैमिली हो, हॉस्टल हो, या कोई भी चीज हो, आपको अगर पावर चाहिए या अथॉरिटी चाहिए, तो वो पोस्ट से नहीं मिलती है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, पोस्ट से नहीं मिलती। आपको जीएस करके बना दिया तो आपको क्या लगता है आपको अथॉरिटी मिल जाएगी? नहीं। आपको किसने माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल का प्रेसिडेंट बना दिया, आपको लगता है अथॉरिटी मिल जाएगी? नहीं। उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे लेनी पड़ेगी। पोस्ट हो या न हो, आप जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगी कि अथॉरिटी आपके पास आ रही है। आप देखो कोई भी पोस्ट, अभी अतुल भाऊ का आप एग्जांपल, बहुत सुंदर एग्जांपल है। वो अभी भी अध्यक्ष थे और जब कार्याध्यक्ष थे तभी भी वही अध्यक्ष थे। क्यों? क्यों? क्योंकि वो आते हैं यहाँ पे 3-3 घंटा बैठते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है, अभी समझो मुझे एमवीपीएम के साथ कुछ काम है तो मुझे मालूम है मुझे अतुल भाऊ को मिलना है। मैं वो नहीं देखता हूँ वो कार्याध्यक्ष है, सेक्रेटरी है या अध्यक्ष है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जो मेरा प्रॉब्लम समझ के लेगा ना, तो उसके पास वो अथॉरिटी आ जाती है और उसको ही आगे पोस्ट मिल। जीएस भी ऐसे नहीं बनते आप। जीएस के लिए आपने कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी की होगी, सबको लगा होगा कि नहीं यार ये जीएस होना चाहिए। क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि उसने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कोई चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तभी उसको आपने ऐसा समझा कि ये जीएस बनाओ और इसको अथॉरिटी दो। सेम बिजनेस में होता है, सेम फैमिली लाइफ में भी होता है। आप बड़ी फैमिली है, समझो गिरीश की इतनी बड़ी फैमिली है और ऐसे बहुत फैमिली है, उसमें आपने कभी कभी देखा होगा बड़ा भाई नहीं होता है, अथॉरिटी में छोटा भाई आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, सब उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो पिताजी भी उसको पूछते हैं, बड़े भाई भी उसको पूछते हैं, ऐसे बहुत से किस्से हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी आती है, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। नहीं, क्योंकि माहेश्वरी समाज में रैगिंग इतनी नहीं होती, अपने लोग सब अच्छे होते हैं। हमारे इसमें भी क्या पूछते थे, मैं जब बीई के लिए फर्स्ट ईयर में आया, पहले 2 साल में एसपी कॉलेज में उधर के हॉस्टल में था, तो मुझे मालूम था कि इधर आने के बाद वो लक्ष्मीकांत वगैरह मेरे महेश मालपुरे सब फ्रेंड थे। तब मैं जब फर्स्ट ईयर में था आया, तो फाइनल ईयर के मैं उनके रूम में गया और वो रैगिंग लेने की उन्होंने शुरुआत की और मुझे पूछा कि तू क्या कर रहा है अभी? तो मैंने बोला इंजीनियरिंग। तो बोले कि तू 10th के बाद आया कि डिग्री कर रहा है कि डिप्लोमा? मैंने बोला डिग्री। तो बोला कि तू 10 से आया कि 12 से? मैं बोला 10 से। तो बोले कि 10 से किधर डिग्री होती है? बोले फिर आपको मालूम है तो मुझे क्यों पूछते हो? तो तब वो उनको बहुत गुस्सा आया। फिर बाद में उनको समझा कि लक्ष्मीकांत और ये सब इसके खास दोस्त है। ये मेरे को 2 साल सीनियर था, हम सेम एज के हैं, लेकिन वो 11 से यहाँ पे था, मैं फर्स्ट ईयर से आया। तो इसलिए रैगिंग तब होती थी, लेकिन बड़ी प्यार से होती थी। कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था और ये होता था। अभी मुझे मालूम है आप क्या करते हो। और बकेट का तो किस्सा अभी भी चलता है, बकेट का किस्सा। तब वहाँ बाथरूम में हमें बकेट लेके जाना पड़ता था, तो किसी के भी रूम में जाकर वो बकेट मांगना पड़ता था, बकेट आएगा। फिर वो पढ़ाई करता रहा या सुबह कुछ भी, तो उस कभी भी जाके नॉक करते थे और बकेट आएगा, और फिर वो बकेट लेके फिर नहाने को जाते थे। ऐसे बहुत पुराने किस्से थे हमारे। मेरे ख्याल से अभी Do we have any last question or shall we? आपका वो जो डॉन के साथ में आपका जो हुआ था, उसके बाद में आपके और उसकी रिलेशन कैसे हुई? उसने मैंने रखे नहीं भैया। It was the last question. ये अगर हो गया है ना टाइम तो मेरे ख्याल से आपको भी That's it. Last question था। You want to? कुछ लेकिन पॉलिटिशियन लोग तो उनके साथ में कांटेक्ट ज्यादा रखते हैं। अभी बने नहीं, बनने वाले हो तो बता देंगे, ठीक है? अगली बार मिलना तो बात। So with that, अब मैं चाहूंगा अतुल भाऊ लाहौटी और सचिन जी मंत्री, we have a humble token for you all as a memory. Please, big round of applause. We want them to present.
Yes guys, keep clapping. Background अच्छा लगता है. Thank you all. Thank you so much. इस पर्दे के पीछे जो थे, मतलब आप थे, निकुंज और सब हमारे फ्रेंड्स और भाऊ, सबको मैं आगे आके ग्रुप फोटो अगर निकलता है तो मजा आ जाएगा. Yes, इसके बाद है ना, Vote of thanks. as per your Yeah, as sure. per your program. Sure. बुलाएंगे. अभी हम आपको अभी इतने जल्दी छोड़ नहीं रहे हम आपको. So I would now request लक्ष्मीकांत भाऊ नावंदर. मराठी कळेल का सगळ्यांना?